हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है दृष्टि पीसीएस में। यूपीपीएससी 2022 के लिए हमने आपके लिए एक साल की करंट अफेयर सीरीज शुरू की थी, जिसका पहला वीडियो जो कि यूपी स्पेशल से संबंधित घटनाक्रम का था, जिसमें कि पिछले एक साल की जो यूपी की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हो सकती हैं, हमने उसको कवर किया था। और अब यह दूसरा वीडियो है जिसमें हम की राष्ट्रीय महत्व के जितने भी प्रमुख घटनाक्रम हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी, हम उन्हें कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। 5 अप्रैल 2022 को स्टैंड अप इंडिया योजना की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? और इसका सही उत्तर है 6ठी वर्षगांठ मनाई गई। तो इसका मतलब यह हुआ कि पहली वर्षगांठ कब मनाई गई, तो उससे पहले यह जान लेना जरूरी है कि यह कब से शुरू हुई। तो 5 अप्रैल 2016 से यह योजना शुरू हुई। और इस योजना को शुरू करने का जो उद्देश्य था वह क्या था? वह था कि जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं तथा जो महिलाएं हैं, वह उद्यमिता को बढ़ावा उनके दिया जा सके और उनके उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए उनको ऋण दिया जा सके। उस ऋण के लिए यह योजना शुरू की गई जिसका नाम है स्टैंड अप इंडिया योजना। अगला प्रश्न है, हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने कितने नए जिलों का उद्घाटन किया है? और इसका सही उत्तर है 13 जिलों का उद्घाटन किया है। इसके पहले आंध्र प्रदेश में 13 जिले थे, तो अब कुल मिला के कितने जिले हो गए हैं? 13 + 13 यानी कि 26 जिले हो गए हैं। अब यह जो जिले बने वह किस प्रकार से बने हैं कि एपी यानी कि आंध्र प्रदेश जिला गठन अधिनियम की धारा 3(5) के तहत इनको बनाया गया है। जब भी राज्य में जिलों का गठन किया जाता है तो यह अधिकार किसके पास होता है? राज्य सरकार के पास होता है। और यह जो बनाया कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में जो 13 जिले बने, इसके बनाने के दौरान मतलब इसको बनाने के लिए क्रेडिट किसको जाता है? जगन मोहन रेड्डी जी को जाता है, जो कि वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने 2019 में यह चुनावी वादा किया था कि वह जितने संसदीय क्षेत्र हैं उनके राज्य में उतने ही जिले लगभग वो बना देंगे। तो संसदीय क्षेत्र वहाँ पर 25 हैं और अभी फिलहाल वहाँ पे जिले जो हैं अब ज़्यादा ही हो गए हैं, 13 + 13 यानी कि 26 हो गए हैं। अगला है, अपराधियों की यूनिक पहचान बायोग्राफिक डिटेल्स को सुरक्षित करने के लिए हाल ही में किस नए विधेयक को मंजूरी दी गई है? किस प्रकार की पहचान हो रही है? बायोग्राफिक डिटेल्स की बात हो रही है। तो इसके लिए कौन से किसके लिए हो रही है? अपराधियों के लिए हो रही है। और यह जो है उसका नाम है आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022। और यह किसका स्थान लेगी? कैदियों की पहचान अधिनियम 1920 को निरस्त करके यह उसका स्थान ले रही है और इसे मंजूरी दे दी गई है। यानी कि अब यह सिर्फ एक विधेयक नहीं रह गया है, यह एक अधिनियम हो गया है। दोनों में अंतर तो आपको पता ही होगा। अब एक चीज यह है कि यह जो बायोग्राफिक डिटेल्स जो बात की जा रही है वह क्या है? उसका सीधा सीधा मतलब यह है कि जैसे कि जो पुराना वाला कानून था कैदियों की पहचान अधिनियम 1920, उसके दौरान क्या किया जाता था? इसके माध्यम से जो फिंगरप्रिंट्स होते थे, फुटप्रिंट्स होते थे, वो लिए जाते थे पहचान के तौर पर। लेकिन अभी क्या है, जो आंखों की रेटिना है, जो आइरिस है, उसकी पहचान भी ली जाएगी। तो इसको क्या कहते हैं? बायोमेट्रिक पद्धति कहलाती है। अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला रखी है? और इसका सही उत्तर है जामनगर गुजरात में आधारशिला रखी है। और इसकी आधारशिला क्यों रखी गई है कि पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए, विश्व के कल्याण के लिए पारंपरिक चिकित्सा किस प्रकार से अपना रोल निभा सकती है, यानी कि क्या क्या किया जा सकता है? शोध किया जा सकता है, दवाइयों को बढ़ावा दिया जा सकता है। अब पारंपरिक चिकित्सा से क्या तात्पर्य है? पारंपरिक चिकित्सा से सीधा सीधा तात्पर्य यह है जैसे आयुर्वेदिक दवाइयाँ हो गई, यूनानी दवाइयाँ हो गई, इसके अलावा और भी हैं, सिद्ध है। और बात होगी कि इसी में एक चीज और है कि जैसे कि WHO सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की बात हुई तो WHO की बात आ जाती है। अभी WHO काफी चर्चा में था, तो हमें पता होना चाहिए कि WHO की स्थापना कब हुई और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है। तो अगर हम बात करें WHO की, तो WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल वर्ष 1948 को। 7 अप्रैल वर्ष 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना कहां पर हुई थी? इसकी स्थापना जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुई थी। और 7 अप्रैल को ही इसी वजह से विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है क्योंकि WHO काफी चर्चा में है। हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रवासी भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए किस एक स्किल इंडिया
अंतरराष्ट्रीय परियोजना का शुभारंभ किया है। तो जिस परियोजना का शुभारंभ किया है उसका नाम है तेजस, जिसे हम कुल मिलाकर ऐसे समझ सकते हैं, इसका पूरा मतलब है ट्रेनिंग फॉर अमीराट्स जॉब एंड स्किल्स। और यह कहाँ पे शुरू हुई है? दुबई में शुरू हुई है। उनका मानना यह है भारत सरकार का कि वहां पर जो प्रवासी भारतीय हैं उनको स्किल की ट्रेनिंग दी जाए, और वह योजना जो है, परियोजना है, अंतरराष्ट्रीय परियोजना है, जिसका नाम क्या रखा है कि तेजस, जो कहाँ के लिए है, कहाँ के प्रवासी भारतीयों के लिए रहेगी? यूनाइटेड अरब अमीरात यानी कि यूएई के भारतीयों के लिए, प्रवासी भारतीयों के लिए रहेगी। हाल ही में भारत के किन 2 शहरों को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन तथा आर्बर डे फाउंडेशन द्वारा ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड 2021 के रूप में मान्यता दी गई है? तो किस प्रकार के सिटीज की बात हो रही है? ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड 2021। इसका मतलब यह हुआ कि ऐसे शहर जो कि अपने शहर के वनावरण या वृक्षावरण के लिए वहां के स्थानीय समुदाय कुछ प्रयास कर रहा है या तो उसके लिए संवेदनशील है, उन्हें यह दिया जाता है। तो देने वाली संस्था कौन है? संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन, और दूसरा है आर्बर डे। आर्बर डे जो अमेरिका का है, गैर लाभकारी संगठन है, और दूसरा संगठन है यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन। इसको हम क्या कहेंगे शॉर्ट में? UNFAO, यूनाइटेड नेशन। उसके बाद एफ से क्या है? यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अब बात आती है इसकी भी, इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था? तो इसकी स्थापना वर्ष 1945 में हुई थी, और अगर पूछ लिया जाए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है अभी भी, तो इसका हेडक्वार्टर रोम, इटली में है। अगला है, तो इन 2 शहरों के नाम जान लीजिए, मुंबई और हैदराबाद। जो 10 सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, मतलब ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड 2020 की बात की जाए तो वह हैदराबाद को तो दिया जा चुका था, इस लिस्ट में हैदराबाद को शामिल किया जा चुका था, लेकिन अभी 2021 में मुंबई और हैदराबाद ये दोनों नाम आ चुके हैं, तो याद रखिएगा। अगला है, किस राज्य की कांगड़ा चाय को हाल ही में यूरोपीय आयोग द्वारा जीआई टैग दिए जाने की घोषणा की गई है? तो हिमाचल प्रदेश का जो कांगड़ा जिला है वहां की चाय है, जिसे कौन सा टैग दिया जा रहा है? जीआई टैग, यानी कि जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग। और किसने दिया है? कौन देने वाला है? यूरोपीय आयोग। किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में 9 से 12वीं की हिंदी एवं संस्कृत पुस्तक में गीता सार पाठ्यक्रम शामिल करने की घोषणा की है? तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने 9वीं से लेकर के 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए गीता सार पाठ्यक्रम शामिल करने की बात की है। अब बात की जाए, क्या सिर्फ हिमाचल प्रदेश ने ही यह घोषणा की है? हिमाचल प्रदेश के पहले, सबसे पहले गुजरात ने भी यही काम किया था। तो बात करें गुजरात की, तो गुजरात ने कक्षा 6वीं से लेकर के 12वीं कक्षा तक के लिए गीता पाठ पढ़ाने की बात की थी, लेकिन हिमाचल प्रदेश में बात हो रही है कक्षा 9वीं से 12वीं तक के लिए। कर्नाटक में भी सरकार ने एक समिति बनाई है जिसमें वह यह देखना चाहती है कि गीता का ज्ञान देना कितना जरूरी है, कितना जरूरी नहीं है। उसके लिए उन्होंने एक समिति का गठन भी किया था। किस सरकार ने? कर्नाटक राज्य सरकार ने। अगला है, प्रसंस्कृत स्टील स्टैक यानी कि इंडस्ट्रियल वेस्ट से सड़क बनाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो भारत का पहला शहर है सूरत, जो कि कहां पर है? गुजरात राज्य में है, जो कि क्या कह रहा है कि इंडस्ट्रियल वेस्ट से सड़क बनेगी। कहां पर? गुजरात के सूरत में। यह इस प्रकार की पहली सड़क होगी भारत में। अगला है, नागालैंड से सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम यानी कि अफ्स्पा हटाए जाने की जांच हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष हैं। किसकी बात हो रही है? सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम यानी कि अफ्स्पा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हटाया जाना चाहिए कहां से? नागालैंड से, या नहीं हटाना चाहिए, उसके लिए जिस समिति बनाई गई है उस समिति के अध्यक्ष कौन है? विवेक जोशी हैं। अब अफ्स्पा क्या है? इसको इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, एक बार ध्यान रखिए क्या है। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। वर्ष 1958 में एक अध्यादेश के तहत यह लाया गया था और 3 महीने के अंदर ही इसे कानून बना दिया गया, एक्ट बना दिया गया। जिसका मतलब यह है कि अगर कोई भी राज्य में राज्यपाल उस राज्य के किसी खास क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित करता है या पूरे राज्य को भी अशांत क्षेत्र घोषित करता है, तो वहां पर क्या लागू हो सकता है? अफ्स्पा यानी कि सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम। मतलब जो वहां पे सशस्त्र बल जाएगा, वह सशस्त्र बल वहां पर उन्हें कुछ विशेषाधिकार मिलेंगे
वह किसी की भी जांच कर सकता है, तलाशी ले सकता है, और भी बहुत ही बढ़िया उनके पास कहने के लिए उनके लिए विशेषाधिकार हैं जो जरूरत के वक्त वह उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है प्रश्न है, केंद्र सरकार की रूसा का मतलब क्या हुआ, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? तो यह शिक्षा मंत्रालय से संबंधित है। और सीधी सी बात है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान है तो यह राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान उच्च शिक्षा से संबंधित होगा। ठीक है, अब यहाँ पे शिक्षा मंत्रालय का एक बार नाम आया है तो याद कर लीजिए कि शिक्षा मंत्रालय का नाम अभी 2020 में ही बना है। इसके पहले हम इसे किस नाम से जानते थे? आप मुझे इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हाल ही में किस उच्च न्यायालय द्वारा देश में पहली बार न्याय घड़ी स्थापित की गई है? अब आप सोच रहे हो कोई घड़ी होगी जिसमें न्याय बताता होगा, ऐसा नहीं है। गुजरात उच्च न्यायालय में न्याय घड़ी स्थापित की गई है और इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि आउटडोर डिस्प्ले LED वॉल लगी होगी। मतलब कि जो उच्च न्यायालय है वहां पे एक जगह दीवार पर आउटडोर डिस्प्ले LED वॉल लगी होगी जहां पर यह लिखा होगा कि उस कोर्ट से संबंधित जितने लंबित मामले हैं उसमें किसका कितना निपटान हो चुका है, कितना निपटान होना बाकी है। इस प्रकार के आंकड़े इसमें देखने को मिलेंगे। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऊंट संरक्षण व विकास नीति लागू करने की घोषणा की है? और इसका सही उत्तर है राजस्थान सरकार ने यह घोषणा की है। किसकी? ऊंट संरक्षण विकास नीति की। अगला प्रश्न है, मार्च 2022 में किस मंत्रालय द्वारा जेंडर संवाद के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया? और इसका सही उत्तर है ग्रामीण विकास मंत्रालय। और बात क्या की जा रही है? जेंडर संवाद के तीसरे संस्करण की। तो जेंडर संवाद की जब बात आ रही है वह सीधा सीधा मतलब यह है महिलाओं से संबंधित है, उनके लिए यह संवाद किया जा रहा है। और इसका जो आयोजन है वह किसके तहत किया जा रहा है? तो दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत किया जा रहा है, एक राष्ट्रीय पहल है। अब बात की जाए कि यह योजना क्या है, और यह योजना जानना हमारे लिए इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि हम करंट अफेयर के साथ साथ जो भी बातें उसमें जुड़ी हुई हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं, हम उन्हें भी कवर करते हुए चलेंगे। तो अब बात हुई थी जेंडर संवाद कार्यक्रम से। अब चूंकि वह इस योजना मिशन के तहत शुरू हुई है तो हम जान लेते हैं यह कब लॉन्च हुई थी। तो यह जो मिशन है, मिशन का नाम क्या है? दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 2011 में लॉन्च हुई थी। अब अगर सवाल कर लिया जाए कि इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था गरीबों के लिए सतत सामुदायिक संस्थानों की स्थापना की जाएगी तथा इसके माध्यम से ग्रामीण गरीबी को समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। कहाँ की गरीबी को बात कर रहा है? ग्रामीण गरीबी को। अगला है, हाल ही में किन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं? अभी हाल ही में संपन्न हुए हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा। अब इन 5 राज्यों के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री भी हैं, उनको जान लीजिए। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी हैं, उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी हैं, पंजाब में भगवंत मान हैं, मणिपुर में N बीरेन सिंह हैं और गोवा में प्रमोद सावंत हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम कहाँ खोला गया है? यह खोला गया है हैदराबाद में। अब इसकी खासियत क्या है कि 35 विभिन्न प्रकार की चट्टानें यहां पर रखी गई हैं। कहां पर? ओपन रॉक म्यूजियम यानी कि हैदराबाद में रखी गई हैं। और यह 35 विभिन्न प्रकार की जो चट्टानें हैं ये जो है 3.3 बिलियन वर्ष से लेकर के 55 मिलियन वर्ष तक के कालक्रम से संबंधित चट्टानें हैं जिसमें इनके बारे में जानकारी या अध्ययन किया जा सकता है। अगला है, केंद्रीय आयुष मंत्री द्वारा हाल ही में किस स्थान पर हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योगा अकादमी की आधारशिला रखी गई है? और इसका सही उत्तर है हैदराबाद में यह आधारशिला रखी गई है। किसकी बात की जा रही है? हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योगा अकादमी। अगला प्रश्न है, हाल ही में मिशन अमानत किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो यह जो मिशन अमानत है यह पश्चिम रेलवे के द्वारा शुरू किया गया है, लेकिन सिर्फ पश्चिम रेलवे यह कार्य नहीं कर रहा है, उसके साथ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि RPF ने यह कार्य शुरू किया है। अब बात की जाए कि मिशन अमानत क्या है, तो मिशन अमानत का सीधा सीधा मतलब यह है कि कोई सामान किसी का अगर ट्रेन में छूट गया है तो वह RPF द्वारा, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स द्वारा, जो इंडियन रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट है उसमें उस सामान की फोटो और उससे संबंधित जानकारी उपलब्ध होगी और कोई भी व्यक्ति जिसका वह सामान वह छूटा हुआ है
उससे जाकर उस वेबसाइट में उसको ढूंढ सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में हिमालयी औषधियों के संरक्षणार्थ हिमाचल प्रदेश में राज्य का पहला जैव विविधता पार्क किस जिले में स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया है मंडी में। और किस राज्य की बात हो रही है? तो हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है। यहाँ पे एक शब्द है जैव विविधता। अब जैव विविधता क्या है आप अच्छे से समझ रहे होंगे, किसी भी क्षेत्र में जीवों की संख्या और उनकी जीवों की विविधता से संबंधित जो बातें हैं वह जैव विविधता में आती हैं। अगला है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा विकसित पूसा अल्पना किस किस्म से संबंधित है? अब बात की जाए कि यह गुलाब से संबंधित है, लेकिन और भी कुछ किस्में हैं और भी कुछ प्रोडक्ट हैं जो कि सब जरूरी हैं, जिन्हें कि किसने अभी जारी किया है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली ने। अब फलों एवं सब्जियों की 6 किस्में हैं। अब 6 किस्में क्या क्या है? आम की 2 किस्में हैं, पूसा लालिमा और पूसा श्रेष्ठ। बैगन की पूसा वैभव किस्म भी है, पालक की पूसा विलायती किस्म भी है, ककड़ी किस्म पूसा गाइनोशियस ककड़ी हाइब्रिड 18 और पूसा गुलाब की अल्पना किस्म, जो कि अभी आपके प्रश्न में था। ठीक है, तो यह भी संभावित प्रश्न हो सकता है। अगला है, स्नोग्लू नामक दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे हाल ही में किस स्थान पर खोला गया है? तो यह खोला गया है जम्मू कश्मीर में। अब यहाँ पे 2 शब्द, एक तो है स्नोग्लू, यह कैफे का नाम है, और दूसरा बात क्या कह रहा है कि इग्लू कैफे है। तो इग्लू क्या होता है? यह आप फोटो देखिए, बर्फ से बना जाता है, बर्फ के ब्लॉक्स से यह इसको बनाया जाता है। एक घर की तरह के गुंबद के आकार का होता है, गुंबद की तरह बना होता है। और यह बनाने के पीछे खासियत यह होती है इसकी कि इसके अंदर जब आप जाएंगे तो बाहर का तापमान जितना भी है उससे कुछ कम, यानी कि 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान यहाँ का कम रहता है। उसके पीछे एक छोटा सा साइंस भी है। जब इसको बनाया जाता है तो अंदर जो बैठने की या रहने की व्यवस्था है ये ठंडे इलाकों में बनाया जाएगा, बर्फीले इलाकों में। तो यहाँ अंदर जब जो ठंडी हवा है और जो गर्म हवा है, तो जो गर्म हवा है वह हल्की होती है तो वह ऊपर चली जाती है इसके अंदर, मतलब उसके अंदर के इस क्षेत्र में जो ऊपर का क्षेत्र है वहां पर गर्म हवा अपने हल्केपन की वजह से ऊपर हो जाएगी, जो ठंडी हवा है वह नीचे रहेगी। तो यहाँ पर अंदर थोड़ी ऊंचाई दी जाती है और उस ऊंचाई पर लोग रह सकते हैं। इससे उनको थोड़ी राहत मिल जाती है कि बहुत कम तापमान बर्फीले इलाकों में होता है, तो इग्लू बनाकर वहां थोड़ी राहत हो सकती है। ठीक है, तो उसी के मामले में यह प्रश्न था। प्रश्न क्या था कि स्नोग्लू नामक दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे हाल ही में किस स्थान पर बना है? तो जम्मू कश्मीर में बना है। अगर और अंदर की बात पूछ लिया है तो जम्मू कश्मीर में कहां बना है? तो गुलमर्ग नामक स्थान पर बना है। अगला प्रश्न है, 16 फरवरी 2022 को शुरू की गई सीड योजना का संबंध किस मंत्रालय से है? तो इसका संबंध है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से। अब यह योजना अभी किससे संबंधित है? तो यह योजना संबंधित है गैर अधिसूचित, खानाबदोश और अर्ध घुमंतु समुदायों यानी कि DNTS से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा डिजिटल संसद ऐप लॉन्च किया गया? तो जो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला, उन्होंने डिजिटल संसद ऐप लॉन्च किया है। उस ऐप में वर्ष 1947 के बाद से लेकर के जितने भी बजट भाषण हैं वह उपलब्ध हैं। उसके अलावा 2012 से के बाद से लेकर के जो संसद की चर्चाएं हैं उनकी जानकारी भी इसमें उपलब्ध है। और जो 2022 में बजट कार्यक्रम हुआ था उसका लाइव वीडियो भी इसी ऐप में आया था। ऐप का नाम क्या है? डिजिटल संसद ऐप। अब आगे चल के जितने भी संसद के कार्यक्रम होंगे वह इसमें उपलब्ध रहेंगे। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार की किसान ड्रोन योजना संबंधित है? तो यह संबंधित है कीटनाशकों के छिड़काव से। ड्रोन तो आप समझ ही रहे होंगे, ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग धीरे धीरे कई क्षेत्रों में बढ़ता जा रहा है, चाहे वह रक्षा की बात हो, चाहे वह फोटोग्राफी की बात हो, चाहे वह कृषि कार्य की बात हो। तो कृषि क्षेत्र में कीटनाशकों के छिड़काव के लिए यह बहुत ही बेहतरीन विकल्प है। क्या है? किसान ड्रोन योजना। हाल ही में हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उन्होंने 100 ड्रोन लॉन्च किए थे पूरे भारत में, और इसकी शुरुआत उन्होंने पंजाब से की थी। अगर बात की जाए कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने कहां पर ड्रोन लॉन्च किया था सबसे पहले, तो उत्तर प्रदेश में उन्होंने हाल ही में कन्नौज में लॉन्च किया था। ठीक है, अगला है प्रश्न, राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली के साथ
एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश है, तो पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जम्मू कश्मीर है। इससे जुड़ी हुई एक जरूरी बात है कि सितंबर 2021 में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने यह प्रणाली शुरू की थी। प्रणाली का नाम क्या है? राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली। अब बात आती है कि यह प्रणाली है क्या और यह क्या कार्य करती है। तो निवेशकों को उनकी व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुसार अनुमोदन के लिए आवेदन करने हेतु गाइड करती है। मतलब कि जो निवेशक हैं और वह कहीं निवेश करना चाहते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में निवेश करना चाहते हैं, तो उनकी कुछ व्यावसायिक आवश्यकताएं होंगी। उन व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें अनुमोदन चाहिए होगा। तो वह किस प्रकार वह अनुमोदन उन्हें प्राप्त हो सके, उसके लिए जरूरी है कि कोई उन्हें गाइड करे। तो यह राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली उन्हें गाइड करने का काम करेगी। अगला है, वे मंदिर समूह कौन से हैं जिन्हें वर्ष 2022-23 हेतु भारत सरकार द्वारा यूनेस्को विश्व विरासत सूची के लिए नामांकित किए जाने का प्रस्ताव है? तो यह प्रस्ताव किया गया है होयसल मंदिर के द्वारा, होयसल मंदिर के लिए। अब होयसल मंदिर जो है 11वीं से 14वीं शताब्दी के बीच बने थे। अब यह किस शैली के हैं? तो यह ना तो नागर शैली के हैं ना तो द्रविड़ शैली के हैं। इन्हें हम हाइब्रिड या बेसर शैली में रख सकते हैं। तो यह कितने हैं? एक तो है बेलूर का चन्नकेश्वर मंदिर, एक है हलेबीड का होयसलेश्वर मंदिर, एक है सोमनाथपुर का केशव मंदिर। और यह जो तीनों मंदिर हैं यह कहाँ पे स्थित हैं? अगर बात की जाए कि पूछ लिया जाए आपसे कि किस स्थान से संबंधित है, तो यह कर्नाटक से संबंधित है। अब इन मंदिरों के बारे में एक दो चीजें और जान लीजिए कि जो बेलूर का चन्नकेश्वर मंदिर है यह किससे संबंधित है? भगवान विष्णु से संबंधित है। दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला क्या है? चन्न, और दूसरा क्या है? ईश्वर। ठीक है, यानी कि सुंदर ईश्वर, भगवान विष्णु के बारे में बात की जा रही है। दूसरा क्या है? हलेबीड का होयसलेश्वर मंदिर किससे संबंधित है? भगवान शिव से संबंधित है। और सोमनाथपुर का केशव मंदिर किससे संबंधित है? तो विष्णु के तीन रूप जनार्दन, केशव और वेणुगोपाल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, अब देखिए इसमें एक चीज और, यूनेस्को ने अभी हाल ही में, कुल मिलाकर अगर यूनेस्को में कितने विश्व विरासत स्थल हैं उसकी बात कर ली जाए तो 40 विश्व विरासत स्थल ऐसे हैं जो कि भारत के हैं, और बहुत कम देश ऐसे हैं जिनके 40 विश्व विरासत स्थल या 40 से ज्यादा विश्व विरासत स्थल शामिल हैं। किसमें शामिल हैं? यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हैं। तो यूनेस्को की इस लिस्ट में अभी हाल ही में जो शामिल हुए हैं, मतलब कि 37, 38, 39 और 40, वह जान लीजिए। 37वें नंबर पे है मुंबई के विक्टोरियन गोथिक, महाराष्ट्र, 2018 में। 38वें नंबर में जयपुर शहर है जो कि है राजस्थान से और वर्ष 2019 में हुआ। 39वें नंबर पे है कालेश्वर रामप्पा मंदिर जो कि तेलंगाना में है, वर्ष 2021 में शामिल हुआ। और 40वें नंबर में धौलावीरा है जो कि गुजरात में है और 2021 में शामिल हुआ। अब बात की जाए 40वां यानी कि लेटेस्ट यही है धौलावीरा। तो धौलावीरा जो है सिंधु घाटी सभ्यता का 5वां सबसे बड़ा स्थल है ओवरऑल की बात करें। लेकिन अगर बात करें कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़े स्थल में इसका कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है। पहला स्थान किसका है? पहला राखीगढ़ का है जो कि हरियाणा में है, और दूसरा धौलावीरा है जो कि गुजरात में है, और जो कि वर्तमान में यूनेस्को के विश्व विरासत यानी कि धरोहर स्थलों की सूची में भारत में 40वें नंबर पर है, यानी कि 2021 में शामिल हुआ है। अब बात की जाए कि विश्व विरासत स्थल जो यूनेस्को की है अभी कितने हैं भारत में? 40 हैं। 40 में से 3 कैटेगरी हैं, 32 हैं सांस्कृतिक, 7 हैं प्राकृतिक और 1 है मिश्रित श्रेणी का। अब बात की जाए कि यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है, तो इसका मुख्यालय है पेरिस में। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना भी हुई थी वर्ष 1945 में। अगला प्रश्न है, भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो यह किया गया है कर्नाटक में। कर्नाटक में कहां पे? बेंगलुरु में। अब बात की जाए कि पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम यह है क्या? कुल मिला के यह है कि विभिन्न संस्थानों से जो जल से संबंधित जो आंकड़े हैं वह यहां रखे गए हैं, इकट्ठा किए गए हैं, एकत्रित किए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा डीप ओशन मिशन लॉन्च किया गया है? किस मंत्रालय द्वारा? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। मिशन का नाम क्या है? डीप ओशन मिशन। इस मिशन के अंतर्गत होगा क्या कि मानव के साथ, मतलब
मानव युक्त ऐसी पनडुब्बी रहेगी या सबमरीन रहेगी जो कि पानी में बहुत नीचे, कितने नीचे, हिंद महासागर में 6000 मीटर की गहराई पे जाके वहां समुद्र तल में अन्वेषण का कार्य कर सकेगी। अब यह क्यों जरूरी है भारत के लिहाज से? क्योंकि भारत का एक बहुत बड़ा जो सीमा क्षेत्र है वह किससे लगा हुआ है? समुद्र से लगा हुआ है। तो वहां पर वह क्या करेगी? एक शब्द है पॉलीमेटेलिक। अब ये पॉलीमेटेलिक नोड्यूल क्या है? पॉलीमेटेलिक नोड्यूल है यानी कि लोहे, मैग्नीज, निकल और कोबाल्ट युक्त चट्टानें। कहां पर? समुद्र के तल की ये जो चीजें हैं, क्या? लोहे, मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट युक्त चट्टानें, इन्हें क्या कहा जाता है? पॉलीमेटेलिक नोड्यूल। ठीक है, और एक किसका हिस्सा है? डीप ओशन मिशन के हिस्से में इसका अध्ययन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने मनरेगा के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो गिरिराज सिंह ने लोकपाल ऐप को लॉन्च किया है, जिससे यह पता चल सके मनरेगा योजना से संबंधित जो योजना है, जो कार्य हो रहे हैं, जो नीतियां हैं, जो क्रियान्वयन हो रहा है, जो आंकड़े हैं, उन सभी आंकड़ों को इस ऐप में उपलब्ध कराया जाएगा और आम जनता इसे देख सकेगी। अब बात की जाए कि मनरेगा यह योजना है, यह जो कानून है, यह कब आया था? तो यह कानून आया था 2005 में। तब इसका नाम क्या था? नरेगा था। और 2010 में इसका नाम क्या हो गया? महात्मा गांधी का नाम जब इससे जोड़ दिया गया तो मनरेगा हो गया। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के उपलक्ष्य में भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क किस शहर में खोला गया है? तो यह खोला गया है हैदराबाद में, जो कि कहां पर है? तेलंगाना में है और उसकी राजधानी है। हाल ही में महिला विवाह की उम्र 18 साल से बढ़ाकर कितने साल कर दी गई है? आपको पता होगा, 18 से 21 वर्ष कर दी गई है। पुरुषों की पहले से 21 थी। शी इज अ चेंज मेकर नामक एक अखिल भारतीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम किस आयोग द्वारा शुरू किया गया? तो यह शुरू किया गया राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने किस अवधि के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी? तो यह दी है वर्ष 2021 से 2026 तक के लिए। किससे संबंधित है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से संबंधित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अधिनियम के द्वारा किसान उत्पाद व्यापार और वाणिज्य संवर्धन व सुविधा अधिनियम 2020, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान सशक्तिकरण व संरक्षण समझौता अधिनियम 2020 और आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020 को निरस्त कर दिया गया है? तो इन तीनों कानूनों को निरस्त किया गया है कृषि कानून निरसन अधिनियम 2021 के द्वारा। 2020 में ये तीनों कानून लाए गए थे, जिन्हें कुल मिलाकर के कृषि कानून कहा जाता था, जिसके खिलाफ काफी आंदोलन भी किया गया। और इस आंदोलन के बाद सरकार ने दबाव में यह कानून वापस लिया और इसके लिए क्या नाम लाया? कृषि कानून निरसन अधिनियम 2021, और इस कानून के माध्यम से तीनों कानूनों को वापस ले लिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा जिला देश में सबसे अधिक स्वर्ण भंडार वाला जिला बन गया है? तो बिहार के मामले में यह अभी खुलासा हुआ है कुछ समय पहले ही कि बिहार में सर्वाधिक सोना देश का मौजूद है। और बिहार में भी स्पेसिफिक किस स्थान पर? तो बिहार के जमुई नामक स्थान पर कितने प्रतिशत सोना है? 44%। किसके मामले में 44%? पूरे देश का जो 100% सोना होगा उसका 44% जमुई बिहार में मौजूद है, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है बिहार के लिए, उसके आर्थिक विकास के लिए। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण शुल्क पर 100% छूट देने की घोषणा करने वाला राज्य है। तो राज्य का नाम क्या है? ओडिशा। वाहन किस प्रकार के होंगे? इलेक्ट्रिक वाहन होंगे। और इनके पंजीकरण शुल्क पर कितनी छूट मिलेगी? 100% की छूट मिलेगी। इनको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक वाहनों को इंग्लिश में ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर पंजीकरण पर 100% की छूट देने का क्या फायदा है? इसका सीधा सीधा फायदा यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीद सकें। अगर इलेक्ट्रिक वाहनों को ज्यादा से ज्यादा खरीदेंगे तो कार्बन इमिशन कम से कम होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, केन बेतवा नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजना किन दो राज्यों से संबंधित है? तो यह संबंधित है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से। अब यह जो नदी जोड़ो परियोजना है, यह संबंधित है कि दो नदियां हैं, जैसे दो नदी बेसिन है,
दो नदी बेसिन में से एक नदी बेसिन में पानी ज्यादा है और एक नदी बेसिन में पानी कम है। तो जिस नदी बेसिन में पानी कम है उस नदी बेसिन में ज्यादा पानी वाले बेसिन से पानी लाकर इसमें मिला दिया जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, नदियों को जोड़ना पड़ेगा। उसके लिए परियोजना लाई गई, नदी जोड़ो परियोजना। तो नदी जोड़ो परियोजना में कुल कितने लिंक बनाए जा रहे हैं? 30 लिंक बनाए जाएंगे पूरे भारत के संदर्भ में, जिसमें सबसे पहला कौन सा है, केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना। अब बात की जाए तो 30 कहां पर हैं? अगर हम हिमालयी क्षेत्र की बात करें तो हिमालयी क्षेत्र में इस प्रकार के 14 लिंक हैं, और प्रायद्वीपीय क्षेत्र की बात करें तो इस प्रकार के 16 लिंक हैं। अब बात की जाए इन दो नदियों की, तो जो केन है कैमूर श्रेणी मध्य प्रदेश से निकलता है और बांदा में जाकर यमुना से मिल जाता है, मतलब यह यमुना की सहायक नदी है। बेतवा की बात करें तो यह भी मध्य प्रदेश से बहती हुई उत्तर प्रदेश की ओर जाती है। रायसेन जिले से इसका उद्गम होता है और यह हमीरपुर जाकर उत्तर प्रदेश में यमुना नदी से मिल जाती है। तो इसका नाम क्या है इस परियोजना का? केन बेतवा नदी जोड़ो, और यह संबंधित है मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश से। अगला प्रश्न है, 22 भाषाओं में आम बोलचाल के वाक्य सिखाने वाला ऐप जिसे भारत सरकार ने लॉन्च किया है, तो ऐप का नाम क्या है? भाषा संगम ऐप। भाषा संगम ऐप पर 22 भाषाओं में बोलचाल के वाक्य सीखने को मिलेंगे। ठीक है, 3 फैक्ट हैं। 22 भाषाएं, बोलचाल के वाक्य किस ऐप में? भाषा संगम ऐप में। अब बात की जाए कि वाक्यों की संख्या कितनी है, तो यह भी बता देता हूं, शायद पूछा तो नहीं जाएगा। 100 वाक्य इस प्रकार के मिलेंगे इस ऐप में। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा किस तिथि को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया गया है? तो केंद्र सरकार द्वारा 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने के रूप में घोषित किया गया है, जिसके पीछे का मुख्य लक्ष्य यह है कि 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जाती है। बिरसा मुंडा कौन है? बिरसा मुंडा वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अंग्रेजों के शोषण से मुक्ति प्राप्त करने के लिए मुंडा आंदोलन किया था और उसका नेतृत्व किया था, और उनका नाम क्या है? बिरसा मुंडा। अगला प्रश्न है, ई अमृत पोर्टल संबंधित है, तो यह पोर्टल संबंधित है ई वाहन की जागरूकता से। अब ये एक ई व्हीकल से संबंधित एक प्रश्न आया था, इसको भी जान लीजिए ई अमृत पोर्टल क्या है। मान लीजिए कि अभी जिस प्रकार से सरकार चाहती है और बढ़ावा दे रही है कि लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल को खरीद सकें। अब मान लीजिए कि आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना है, इससे क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, आपके लिए क्या फायदे हैं, और देश के लिए और दुनिया के लिए क्या फायदे और क्या नुकसान है, इन सब मामलों में जो जानकारी है वह कहां से मिलेगी? ई अमृत पोर्टल से मिलेगी। अगला प्रश्न है, 1 से 3 नवंबर 2021 तक गंगा उत्सव 2021 नदी महोत्सव मनाया गया। इस उत्सव का कौन सा संस्करण है? तो यह इस उत्सव का 5वां संस्करण है। अब यहां पे आप देखिए कि यह 1 से 3 नवंबर तक जो मनाया जा रहा है नदी महोत्सव, क्यों मनाया जा रहा है? गंगा को 4 नवंबर 2008 को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था, तो उसी के उपलक्ष्य में गंगा महोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन 2008 से मनाया नहीं जा रहा है, इसी वजह से यह 5वां संस्करण है। इस बात को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा रेजांग ला युद्ध स्मारक का उद्घाटन कहां किया गया? यह किया गया है लद्दाख में। किसकी बात हो रही है? रेजांग ला युद्ध स्मारक की बात हो रही है। तो यह युद्ध स्मारक जरूर किसी वजह से बना है, तो यह बना है वर्ष 1962 में चीन के साथ जब भारत का युद्ध हुआ था, तो इस स्थान पर भी कई लोग शहीद हुए थे भारत के, इस वजह से इसका स्मारक का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है, 6 नवंबर 2021 को भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करने हेतु कौन सी योजना शुरू की गई थी? यह शुरू की गई है श्रेष्ठ योजना। अब 2-3 चीजें इस प्रश्न में है। अनुसूचित जाति के लिए, किस प्रकार के? विद्यार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान की जाएगी, और योजना का नाम क्या है? श्रेष्ठ योजना। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने केसर ए हिंद नामक तितली को राज्य तितली का दर्जा दिया है? तो राज्य तितली का दर्जा दिया है अरुणाचल प्रदेश ने। किस प्रकार की तितली है? केसर ए हिंद इसका नाम है। केसर ए हिंद नाम आपने इतिहास में पहले भी सुना होगा, अगर आपको याद है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यह तितली जो है केसर ए हिंद इस प्रकार की दिखती है, जो कि काफी खूबसूरत है, इसी वजह से इसका नाम केसर ए हिंद भी है। अगला प्रश्न है, वह पुलिस स्टेशन
जिसे हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2021 के लिए भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया। तो वह पुलिस स्टेशन है दिल्ली का सदर बाजार पुलिस स्टेशन। यह 19वीं शताब्दी में बना हुआ पुलिस स्टेशन है, बहुत पुराना है। यहाँ तक कि इस पुलिस स्टेशन की इमारत भी काफी पुरानी है और यह सदर बाजार इलाके में दिल्ली का है, जहाँ की बहुत ही बड़ा बाजार भी लगता है। और वहाँ जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन ने अपनी व्यवस्था इस स्टेशन में दुरुस्त की हुई है, उस वजह से यह उन्हें सर्वश्रेष्ठ स्टेशन का दर्जा मिला है। और यह दर्जा देने वाली संस्था कौन है, यह मंत्रालय कौन है? तो गृह मंत्रालय है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया है। कहाँ लॉन्च किया है? तो चेन्नई में लॉन्च किया। अभी कुछ समय पहले हम डीप ओशन मिशन की बात भी कर रहे थे, उसी से जुड़ा हुआ यह है। और इसका नाम क्या है? समुद्रयान। किसका? मानव युक्त महासागर मिशन का। तो मिशन का नाम है समुद्रयान मिशन और यह चेन्नई में लॉन्च हुआ है। इसके अंतर्गत होगा क्या कि एक मानव युक्त पनडुब्बी होगी जिसका नाम है मत्स्य 6000। इसका मतलब यह है कि मानव युक्त एक पनडुब्बी है जिसे बनाया गया है, जो कि जमीन में नहीं, ना महासागर में 6000 मीटर की गहराई तक जाकर के अन्वेषण का कार्य कर सकती है। वहां पे जो मौजूद संसाधन है उनका अध्ययन कर सकती है और उस अध्ययन में कम से कम 3 लोग इस पनडुब्बी में जा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा भी, और कम से कम तो एक भी जा सकता है, पर 3 लोग जा सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। 5 नवंबर 2021 को केदारनाथ धाम में प्रसिद्ध गुरु की प्रतिमा का अनावरण किया गया। किसका किया गया? आदि शंकराचार्य का अनावरण किया गया। किसकी बात करी जा रही है? आदि शंकराचार्य की प्रतिमा की। 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य केरल में पैदा हुए थे और इसके बाद उन्होंने भारत के 4 दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की। पूर्वी दिशा में गोवर्धन जगन्नाथपुरी ओडिशा में है, पश्चिम में शारदा मठ गुजरात में है, उत्तर में ज्योतिर्मठ बद्रीधाम उत्तराखंड में है और दक्षिण में श्रृंगेरी मठ रामेश्वरम तमिलनाडु में है। तो चूंकि हमारा प्रश्न यह था कि केदारनाथ धाम में किनकी प्रतिमा का अनावरण हुआ, तो शंकराचार्य जी की प्रतिमा का अनावरण हुआ। तो हम शंकराचार्य जी के बारे में जान भी लेते हैं तो अच्छा रहेगा कि उन्होंने किन 4 मठों की और कहां पर स्थापना की, और उसके साथ ही उनका जन्म कहां पे हुआ, उसके साथ भी वह कहां पर अंतर्ध्यान हो गए, मतलब कहां पर उन्होंने अपने जीवन से अपने आप को मुक्त किया। तो वह केदारनाथ में ही मुक्त किया था, केदारनाथ धाम में। और जो केदारनाथ धाम में जो मंदिर है, माना जाता है कि उस मंदिर का निर्माण पांडवों ने करवाया था और उसके बाद 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य जी ने उसका पुनर्निर्माण करवाया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य ने हाल ही में देश में सबसे पहले कोरोना वायरस के टीके की दूसरी खुराक सहित 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है? तो ऐसा लक्ष्य हासिल करने वाला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। लक्ष्य किस प्रकार का है? 100% टीकाकरण का, पहली और दूसरी दोनों खुराक के साथ में, और यह सबसे पहले काम किया है। किसने? हिमाचल प्रदेश ने। अगला है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने कॉल योर कॉप नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो नागालैंड की पुलिस ने यह ऐप लॉन्च किया है कॉल योर कॉप, जो कि एक मोबाइल ऐप है और इस ऐप के माध्यम से वहां के जो नागरिक हैं उस राज्य के, वहां के आसपास के पुलिस स्टेशन से तुरंत जुड़ सकते हैं, संपर्क स्थापित कर सकते हैं किसी भी जरूरत के समय में। अगला प्रश्न है, वह अभियान जिसके तहत 16 से लेकर के 23 दिसंबर 2021 तक देश में नदी उत्सव का आयोजन किया गया। तो नदी उत्सव का आयोजन किया गया आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत। अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहां पर सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया गया? तो यह किया गया अहमदाबाद गुजरात में। अगला प्रश्न है, 29 सितंबर 2021 को मिड डे मील योजना का नाम परिवर्तित कर पीएम पोषण योजना कर दिया गया। इस योजना की समयावधि कब से कब तक की है? तो वर्ष 2021 से 2026 तक के लिए इस योजना को शुरू किया गया है, पीएम पोषण योजना। और यह किसका स्थान ले रही है, किसका नाम बदला गया है? एक तरह से देखा जाए तो मिड डे मील योजना का। और मिड डे मील योजना कब आई थी? वर्ष 1995 में आई थी। और इसके अंतर्गत होता यह था कि जो प्राथमिक विद्यालय तक के जो विद्यार्थी हैं, कक्षा 5 तक के जो विद्यार्थी थे सरकारी स्कूलों में, उन्हें एक वक्त का पौष्टिक खाना स्कूलों में उपलब्ध कराया जाता था। स्कीम को मिड डे मील योजना कहा गया था।
अब चूंकि बाद में 2007 में फिर इसे क्या किया गया, कक्षा 8वीं तक के लिए उपलब्ध करा दिया गया। मतलब कक्षा 8वीं तक के बच्चे स्कूलों में एक वक्त का बढ़िया भोजन कर सकते हैं। इससे होता यह था, तो एक तो उन्हें बच्चों को पोषण भी मिल रहा था पर्याप्त, और दूसरा पोषण के साथ साथ एडमिशन की संख्या, दाखिलों की संख्या बढ़ती जा रही थी। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, 27 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक यूनिक डिजिटल हेल्थ आईडी प्रदान करने वाले किस मिशन को लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को। और इस मिशन का कार्य क्या है? इस मिशन का कार्य है एक यूनिक डिजिटल हेल्थ आईडी। लोगों को एक यूनिक डिजिटल हेल्थ आईडी दी जाएगी इस मिशन के माध्यम से। उससे होगा क्या? उससे होगा यह कि एक संख्या मिलेगी जिसका नाम है आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता संख्या। इस स्वास्थ्य खाता संख्या में उस किसी व्यक्ति की कोई भी बीमारी है उससे जुड़ी हुई जो जानकारियां हैं, जो आंकड़े हैं, जो उपलब्ध रहेंगे कहां पर? डिजिटल रूप में, जिससे कि आगे उसकी चिकित्सा के लिए वह काम आ सकेगा और एक सुव्यवस्थित आंकड़े उपलब्ध रहेंगे उस व्यक्ति के संदर्भ में। इस प्रकार जब सबके इस प्रकार खाता संख्या उपलब्ध होगा तो पूरे देश के संदर्भ में एक सुव्यवस्थित आंकड़े उपलब्ध रहेंगे। अगला है, इसी में एक बात आती है आयुष्मान भारत की। आपको याद होगा आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना यह कब शुरू हुई थी? इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? इस बात को जरूर याद रखिएगा कि 23 सितंबर 2018 को इस योजना की शुरुआत हुई थी। और इस योजना के तहत माना जा रहा है कि लगभग 10 करोड़ परिवारों यानी कि 50 करोड़ लगभग लोगों को लाभ मिलेगा। परिवार के प्रत्येक सदस्य का 5 लाख रुपए का इसमें वार्षिक बीमा रहेगा। ठीक है, अगला है, 7 से 17 सितंबर 2021 को शिक्षक पर्व 2021 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो इसका सही उत्तर है शिक्षा मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया। आयोजन किसका हुआ था? शिक्षक पर्व 2021 का। अगला प्रश्न है, 15 सितंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के अवसर पर संसद के 2 सदनों और अन्य सार्वजनिक मामलों की प्रोग्रामिंग के प्रसारण के लिए किस चैनल को लॉन्च किया गया? तो यह लॉन्च किया गया है संसद टीवी को। किस दिन लॉन्च किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के अवसर पर। अब अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि अभी 2021 में 15 सितंबर को मनाया गया था। तो 15 सितंबर को मनाया गया, 15 सितंबर को लोकतंत्र दिवस। ठीक है, अब ये जो 2 सदनों और अन्य सार्वजनिक मामलों की जो प्रोग्रामिंग है संसद टीवी में तो होगी। इसके पहले क्या था? 15 सितंबर के पहले की क्या स्थिति थी कि 2 चैनल थे। एक चैनल का नाम था राज्यसभा टीवी और एक का नाम था लोकसभा टीवी। तो राज्यसभा से संबंधित कार्यक्रम राज्यसभा टीवी में और लोकसभा से संबंधित कार्यक्रम लोकसभा टीवी में आते थे। और अब इसी को मिलाकर के संसद टीवी बना दिया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में अदालतों से जेलों में ई प्रमाणित प्रतियों को स्थानांतरित करने के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय ने किस प्रणाली की शुरुआत की है? तो भारत के उच्चतम न्यायालय ने एक प्रणाली की शुरुआत की है जिसका नाम है फास्टर, जिसको हम कह सकते हैं फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। इसका मतलब यह हुआ कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को बेल दी गई, जमानत दी गई और समय पर वह जमानत के कागज जेल तक नहीं पहुंच सके और वह प्रोसेस जो बहुत कम समय में हो जानी चाहिए थी उसमें एक समय लग गया। बीच में कोई छुट्टी आ गई, उस छुट्टी की वजह से समय पर जो जमानत के आदेश पहले ही दिए जा चुके थे वह जमानत हो नहीं पाई और अनावश्यक रूप से किसी को जेल में रहना पड़ गया। तो बहुत सारे ऐसी और भी प्रक्रियाएं हैं जिसमें देरी हो रही थी सिर्फ कागज की समय पर पहुंच ना होने की वजह से। तो जिससे यह कौन सा सिस्टम शुरू किया गया? फास्टर सिस्टम। यह शुरू किसने किया? तो यह शुरू किया है जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं नाथुलापति वेंकट रमन्ना, जिन्हें हम क्या कहते हैं? एनवी रमन्ना के नाम से भी जानते हैं। तो बात की जाए कि एनवी रमन्ना जो हैं वो भारत के अभी किस नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं? तो भारत के 48वें नंबर के न्यायाधीश हैं। अगला प्रश्न है, पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का शुभारंभ कब किया गया? तो इस मास्टर प्लान का शुभारंभ किया गया है 13 अक्टूबर 2021 को। इसके अंतर्गत होगा क्या? पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान के अंतर्गत होगा दरअसल यह कि जो विभिन्न मंत्रालयों के बीच में समन्वय स्थापित करके जो वायु मार्ग है, सड़क मार्ग है और रेल मार्ग है, उनमें मतलब उनकी जो क्या कहेंगे परिवहन में उनकी परिवहन व्यवस्था को बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा।
अगला है, हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला ई फिश मार्केट ऐप फिश वाले लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है असम। और ऐप का नाम क्या है? ई फिश मार्केट ऐप। इसके माध्यम से क्या होगा? ऐप क्या है? फिश वाले। इस फिश वाले ऐप के माध्यम से क्या होगा यह कि कोई भी व्यक्ति जो फिश को ऑनलाइन बेचना चाहता है, यानी कि मछली को ऑनलाइन बेचना चाहता है, तो उसकी क्रय विक्रय को आसान करने के लिए राज्य सरकार ने शुरू किया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने हाल ही में बोतल बंद पानी पर 1 जनवरी 2022 से बैन लगा दिया है? और इसका सही उत्तर है सिक्किम राज्य ने यह बैन लगाया है। कब से? 1 जनवरी 2022 से। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2021 में भारत का कौन सा राज्य दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो देश का पहला राज्य जिसने दालचीनी की संगठित खेती शुरू की है, हिमाचल प्रदेश। हाल ही में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया गया। यह स्थल कहां स्थित है? तो यह स्थल है विशाखापट्टनम में। स्थल का नाम क्या है? अब्दुल कलाम प्रेरणा स्थल। अब्दुल कलाम कौन है? इनके नाम का पहले पूरा नाम जान लीजिए। एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर अब्दुल पाकीर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम। ये भारत के 11वें राष्ट्रपति तो हैं ही, इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। भारत के बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक है जो विश्व प्रसिद्ध हैं। अगला है, चावल की एक खास किस्म वाडा कोलम जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, किस राज्य से संबंधित है? और यह संबंधित है महाराष्ट्र से। जीआई टैग, अब जीआई टैग के बारे में मैंने पहले ही बताया था, भौगोलिक संकेतक है और यह चूंकि किसी उत्पाद के किसी भौगोलिक क्षेत्र से संबंध होने पर दिया जाता है और उस उत्पाद में जो विशेषताएं हैं उस भूगोल से संबंधित विशेषताएं होती हैं, इस आधार पर दिया जाता है, जिससे फायदा यह होता है कि जिस उत्पाद को लोग अपने यहाँ जिन्हें जीआई टैग मिल गया है उसको उत्पादित करेंगे तो उनकी आय में वृद्धि होगी, उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा और उसकी साख भी वैश्विक बाजार में बेहतर होगी। अगला है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली महिला बन गई हैं, तो उनका नाम क्या है? फातिमा बानो। किसकी बात हो रही है? लद्दाख की। और लद्दाख वर्तमान में अब क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। आपको पता ही होगा कब से है। इसका अगर आपको जवाब पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले का वह उत्पाद जिसे हाल ही में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग मिला है, तो यह मिला है अलीबाग का मशहूर सफेद प्याज। ठीक है, फिर से जीआई टैग की बात आई। अगला है, केंद्र सरकार ने मशहूर कॉमिक कैरेक्टर चाचा चौधरी को हाल ही में जिस मिशन का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया है उसका नाम क्या है? नमामि गंगे मिशन। नमामि गंगे मिशन के लिए चाचा चौधरी को भारत सरकार ने अपना आधिकारिक शुभंकर घोषित किया है। अब बात की जाए नमामि गंगे मिशन कब से शुरू हुआ और क्यों शुरू हुआ, तो वर्ष 2014 में यह मिशन शुरू किया गया, जिसके पीछे का लक्ष्य यह था कि इस मिशन के माध्यम से गंगा नदी में होने वाला जो प्रदूषण है उसे कम किया जा सके तथा गंगा नदी को पुनर्जीवित किया जा सके। अगला प्रश्न है, 25 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना की शुरुआत कहां से की? तो उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से इसकी शुरुआत की। किसकी? प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना से। इसके बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं क्यों की गई। क्रिटिकल केयर सुविधाओं तथा प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ावा देने के लिए यह शुरू किया गया। एक और बात, 5 लाख आबादी से ज्यादा वाले जिलों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक के जरिए ये सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। जहां 5 लाख से ज्यादा आबादी है वहां पे, और 5 लाख से कम आबादी है तो वहां रेफरल सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। अगला प्रश्न है, देश के मेंटर अभियान किस सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो देश के मेंटर अभियान शुरू किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। दरअसल दिल्ली की सरकारी स्कूलों में जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने यह अभियान शुरू किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य यह है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को जब वो स्कूल में होते हैं, कम उम्र के होते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि अपने कैरियर को लेकर आगे किस दिशा में बढ़ना चाहिए। तो किस दिशा में उन्हें बढ़ना चाहिए इसके लिए उन्हें कोई गाइड कर सके तो बहुत बेहतर होगा। तो इसीलिए उसी से यह शब्द बना है मेंटर, और इससे पूरा नाम क्या बन गया है? देश के मेंटर अभियान। तो उसमें होगा यह कि उन्होंने अपील की है कि जो भारत के युवा हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वह इससे जुड़े और वहां के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के मेंटर बन सकें और उन्हें मेंटर बन के यह गाइड कर सकें कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और इसी देश के मेंटर अभियान के लिए दिल्ली सरकार ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है?
तो सोनू सूद को बनाया है। ठीक है, अगला है टेली लॉ के तहत बड़े पैमाने पर पंजीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए कानून एवं न्याय मंत्रालय ने हाल ही में कौन सी पहल शुरू की है? तो उत्तर का नाम है एक पहल अभियान शुरू की है। किसके लिए? टेली लॉ के तहत बड़े पैमाने पर पंजीकरण को प्रोत्साहन देने के लिए। मतलब यह है यह जो टेली लॉ के तहत शुरू किया जाएगा एक पहल अभियान, उसका उद्देश्य पूरा यह है कि लोग अपने कानूनी मामलों में पर्याप्त सलाह प्राप्त कर सकें। इसके लिए जो पर्याप्त विधिक जानकारी रखने वाले लोग हैं वह उन्हें सलाह देंगे। अगला प्रश्न है, भारत को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए वर्ष 2018 से प्रतिवर्ष किस महीने पोषण माह मनाया जा रहा है? तो प्रतिवर्ष सितंबर माह को पोषण माह मनाया जा रहा है। कब से? 2018 से। मतलब अभी 2022 में भी पोषण माह मनाया जाएगा, 2021 में भी मनाया गया था। अब बात की जाए तो 2021 में ही, वर्ष 2021 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि 8 मार्च के दिन राष्ट्रीय पोषण मिशन भी शुरू किया गया था। और जिसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था 0 से मतलब कि पैदा होने से लेकर के 6 साल तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार किया जा सके। किसके माध्यम से? राष्ट्रीय पोषण मिशन के माध्यम से। इसी को पोषण अभियान भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2021 को भारत के किस राज्य के मीठे खीरे को जीआई टैग दिया गया? तो यह बात हो रही है नागालैंड के मीठे खीरे की। अगला है, हाल ही में देश का पहला अनाज एटीएम कहां स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया है गुरुग्राम में। किसकी सहायता से स्थापित किया गया है? तो UNWFP। अब WFP का मतलब क्या है? UN यूनाइटेड नेशन, W वर्ल्ड, F फूड और P से प्रोग्राम। तो संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के अंतर्गत यह शुरू किया गया है, उनके द्वारा ही स्थापित किया गया है, उनकी सहायता से। तो इस अनाज एटीएम में होगा यह कि एक एटीएम मशीन की तरह यह कार्य करेगा। जैसे हम एटीएम मशीन में जाते हैं, पैसे निकालते हैं कार्ड लगा के, तो यहां अनाज एटीएम में गुरुग्राम में लोग जाएंगे, जो भी लाभार्थी हैं, जा करके वह अपना राशन कार्ड नंबर या तो आधार कार्ड नंबर जो भी होगा वह नंबर उसमें डालेंगे और उनकी बायोमेट्रिक पहचान की जाएगी। बायोमेट्रिक पहचान से मतलब यह है कि उनके फिंगरप्रिंट हो गए, या तो आंखों का रेटिना स्कैन होगा, या तो आइरिस स्कैन होगा, और उसके माध्यम से जब यह पहचान हो जाएगी कि लाभार्थी सही में लाभार्थी है, तो उसे कौन कौन से 3 उत्पाद मिलेंगे। वो 3 उत्पाद हैं गेहूं, चावल और बाजरा। हाल ही में 84 कोसी परिक्रमा मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा दिया गया। यह किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और उत्तर प्रदेश में भी कहां से संबंधित है? तो अयोध्या से संबंधित है। अयोध्या से संबंधित यह 84 कोसी परिक्रमा है। इससे संबंधित 2 परिक्रमाएं और हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो 5 कोसी है और दूसरी 14 कोसी है। 5 कोसी में कितने किलोमीटर की परिक्रमा होती है? 15 किलोमीटर की परिक्रमा होती है। 14 कोसी में कितने किलोमीटर की परिक्रमा होती है? 42 किलोमीटर की परिक्रमा होती है। और जो 84 कोसी परिक्रमा है उसमें कितने किलोमीटर की परिक्रमा होती है? 275 किलोमीटर की परिक्रमा होती है। तो आखिर यह परिक्रमा क्यों होती है, थोड़ी सी यह भी हम समझ लेते हैं। माना जाता है कि जो श्री राम जी का काल था, रामायण काल था, तो उनके काल के दौरान जो उनका शासन प्रशासन जिस क्षेत्र में फैला हुआ था वह लगभग यही 275 किलोमीटर का एक दायरा है। इसी दायरे में उनका क्षेत्र, शासन का क्षेत्र फैला हुआ था और उसी की परिक्रमा लोग करते हैं। एक अन्य मान्यता है, हिंदू मान्यता है, जिसमें यह माना जाता है कि जो 84 लाख योनियां हैं जीवों की, उन योनियों से मुक्त होने के लिए यह परिक्रमा की जाती है। ठीक है, तो अब बात याद रखनी है, मुख्य बात यह थी कि राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा दिया गया है। किसको दिया गया है? उत्तर प्रदेश के अयोध्या में जो 84 कोसी परिक्रमा मार्ग होता है। ठीक है, अगला है ऐसा डिजिटल डैशबोर्ड जिसमें आयुर्वेदिक, योग, यूनानी, सिद्ध और सोवा रिग्पा से जुड़ी पांडुलिपियों के संदर्भ में जानकारी उपलब्ध है। तो इनकी जानकारी कहां उपलब्ध रहेगी? आयुष मैन्युस्क्रिप्ट एडवांस रिपोजिटरी यानी कि अमर पोर्टल में रहेगी। ठीक है, अगला है हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में वहां का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है? तो यह बात हो रही है
लद्दाख की, जो कि केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। और कब बना है, इसका जवाब पहले भी मैंने आपसे पूछा था, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हाल ही में नल के जरिए हर घर तक शुद्ध जल की 24x7 यानी कि 7 दिन जो हफ्ते के होते हैं उन हर दिन के 24 घंटे जल की आपूर्ति करने वाला देश का पहला शहर बना है। तो वह कौन सा बना है? ओडिशा राज्य का पुरी शहर बना है। ठीक है, याद रखिएगा शहर। अगला प्रश्न, 6 जुलाई 2021 को सभी सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए 1% आरक्षण प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना है। तो देश का पहला राज्य है कर्नाटक, जिसने क्या कार्य किया है? ट्रांसजेंडर समुदाय को 1% का आरक्षण दिया है। ठीक है, अगला है, जुलाई 2021 को स्वदेशी उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गठित किया गया नया मंत्रालय है। तो बिल्कुल नया मंत्रालय क्या है? इसका नाम सहकारिता मंत्रालय। भारतीय सेना ने कश्मीर में एक शूटिंग रेंज का नाम किस बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा है? तो विद्या बालन के नाम पर एक शूटिंग रेंज का नाम रखा गया है। और कहां पे रखा गया है? कश्मीर में रखा है। किसने रखा है? भारतीय सेना ने रखा है। क्यों? बॉलीवुड में उनके योगदान के लिए यह नाम रखा गया है। अगला है, 5 जुलाई 2021 को शिक्षा मंत्रालय ने बेहतर समझ और संख्यात्मक ज्ञान के साथ पढ़ाई में प्रवीणता के लिए किस मिशन की शुरुआत की है? तो इस मिशन का नाम क्या है? निपुण भारत मिशन। याद रहना चाहिए, निपुण भारत मिशन क्यों शुरू हुआ था? तो शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया था बेहतर समझ और संख्यात्मक ज्ञान के साथ पढ़ाई में प्रवीणता लाने के लिए, यानी कि पढ़ाई को और बेहतर, यानी कि समझने की स्थिति और बेहतर हो सके एक विद्यार्थी की, उसके लिए। अगला है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस वर्ग के लिए गरिमा गृह स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो यह स्थापित करने का निर्णय लिया है ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए। और इसकी शुरुआत जो हुई थी गुजरात के वडोदरा से हुई थी। सबसे पहला वहीं उद्घाटन हुआ था। किसका? गरिमा गृह का उद्घाटन हुआ था। इस गरिमा गृह में क्या होता है? जो ट्रांसजेंडर समुदाय है वहां रह सकते हैं, उनके रहने की, खाने की, मनोरंजन की और उनमें कुछ कौशल विकास करके स्वरोजगार प्राप्त करने की सुविधा भी वहां पर दी जाती है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के लिए भी गरिमा गृह स्थापित करने का कार्य शुरू किया जा रहा है। अगला है, जुलाई 2021 को कानून मंत्रालय ने जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय का नाम परिवर्तित करते हुए नया नाम रखा है। तो जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय का नाम परिवर्तित किया गया और नया नाम रखा गया। तो क्या रखा गया है? केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख उच्च न्यायालय। पहले चूंकि जम्मू कश्मीर में जो लद्दाख का क्षेत्र है, जब यह दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश नहीं बने थे तो इनका एक ही उच्च न्यायालय था। अब चूंकि ये दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं और इनके लिए यही उच्च न्यायालय अब संयुक्त रूप से कार्य करेगा, इसलिए इसका नाम बदला गया। और क्या नाम रखा गया? केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख संयुक्त उच्च न्यायालय। ठीक है, अगला है, जुलाई 2021 में वैज्ञानिकों से कृषि और संबद्ध क्षेत्रों पर किसानों को व्यक्तिगत सलाह देने के लिए किस डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया? तो यह प्लेटफॉर्म है किसान सारथी ऐप। इस किसान सारथी ऐप में क्या होगा? कृषि और कृषि संबंध क्षेत्रों पर किसानों को सलाह दी जा सकेगी और किसान इस प्लेटफॉर्म का उपयोग सलाह प्राप्त करने के लिए कर सकेंगे। अगला है, 25 अगस्त 2021 को शुरू किया गया सुजलाम अभियान किस मंत्रालय से संबंधित है? तो यह संबंधित है जल शक्ति मंत्रालय से। अगला प्रश्न है, वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में प्रदेश में गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो इस पर प्रतिबंध लगाया है हरियाणा सरकार ने। शब्द का नाम क्या है? गोरख धंधा। तो दरअसल गोरख धंधा शब्द का एक अलग मतलब था पहले, और वर्तमान में पिछले कुछ समय से इसका मतलब कुछ अलग तरीके से निकलने लगा था और लोग इसका इस्तेमाल कर रहे थे। किस मामले में? जो अनैतिक कृत्य होते हैं, जालसाजी के मामले होते हैं, फरेब के मामले होते हैं, उन मामलों में किस शब्द का उपयोग किया जा रहा था? गोरख धंधा शब्द का। लेकिन जो गोरखनाथ संप्रदाय के लोग थे इस बात से काफी वो रुष्ट थे। उन्होंने सरकार से अपनी आपत्ति दर्ज कराई और हरियाणा सरकार ने उनकी आपत्ति को जायज मानते हुए इस शब्द पर प्रतिबंध लगा दिया। अगर आपको समझना हो या जानना हो गोरख धंधा शब्द क्या है और इसका मतलब क्या था वास्तविक रूप में, पहले क्या मतलब था, तो उसमें जो गोरख संप्रदाय के लोग थे, वो गोरखनाथ संप्रदाय के लोग थे, एक खास किस्म की प्रक्रिया को जब वो अंजाम देते थे, उस शब्द को, वह एक कठिन प्रक्रिया होती थी जिसको कठिन साधना के बाद अंजाम दिया जा सकता था और उसका नाम था गोरख धंधा। उसी कठिन प्रक्रिया का अर्थ धीरे धीरे बदलता रहा
और वह गलत कार्यों के लिए उस कठिन प्रक्रिया का उपयोग किया जाने लगा और उसका अर्थ क्या बन गया, गोरख धंधा। ठीक है, तो याद रखिएगा किसने बैन किया है, हरियाणा सरकार ने प्रतिबंध लगाया है। अगला है भारत का सबसे स्वच्छ शहर, जिसे हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत देश का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। तो यह वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया है, इंदौर को घोषित किया गया है। बात की जाए कि देश का सबसे स्वच्छ शहर अभी वर्तमान में कौन है, तो वह इंदौर ही है, जो पिछले 5 सालों से लगातार देश का सबसे स्वच्छ शहर है। इसके साथ ही अब इसे वाटर प्लस शहर भी घोषित कर दिया गया है। तो वाटर प्लस शहर उसी शहर को घोषित किया जाएगा जो कम से कम ODF++ का सर्टिफिकेट प्राप्त कर चुका है और इससे भी आगे बढ़ चुका है, तब उसे मिलता है वाटर प्लस का। वाटर प्लस का सीधा सीधा मतलब यह है कि जो घरेलू अपशिष्ट जल है उस पूरे शहर का, उस पूरे अपशिष्ट जल का कोई शहर जब ट्रीटमेंट कर लेता है और उस ट्रीटमेंट के बाद 10% जल उसका कम से कम पुनः उपयोग भी कर लेता है, तब उसे वाटर प्लस का दर्जा मिलता है। लेकिन वाटर प्लस मिलने के लिए कम से कम पहले ODF++ तो मिल ही चुका हो, तब यहां तक वो पहुंचेंगे। तो ODF++ भी ऐसे शुरू नहीं होता कि शुरुआत ODF++ से हो, पहले मिलेगा ODF, फिर ODF से ODF+, फिर ODF+ से ODF++। अब बात की जाए ODF क्या है, तो ओपन डेफिकेशन फ्री, मतलब खुले में शौच मुक्त जो शहर हो जाते हैं या कोई वार्ड हो जाता है या कोई जिला हो जाता है, तो उसे ODF सर्टिफिकेट मिलता है। ODF के बाद कौन सा मिलता है, ODF+। ODF+ किसे मिलेगा, ODF+ उसे मिलेगा जो खुले से शौच में मुक्त तो हो ही, साथ में वहां पर जो सार्वजनिक या सामुदायिक शौचालय हैं उनकी व्यवस्था भी पर्याप्त ढंग से चल रही हो, तो उन्हें कौन सा मिलेगा, ODF+। उसके बाद आती है ODF++ की। तो ODF++ का दर्जा उन्हीं शहरों या वार्डों को मिलेगा जिन्होंने ना सिर्फ खुले में शौच मुक्त प्राप्त कर लिया हो स्थान, उसके साथ साथ सामुदायिक या जो सुलभ शौचालय हैं उनकी व्यवस्था भी वहां पे पर्याप्त मात्रा में अच्छी तरीके से चल रही हो, साथ में जो यह निपटान है, जो मल है, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट करने के बाद ही इन्हें जल जो संसाधन है उनमें छोड़ा जाए, मतलब ट्रीटमेंट होने के बाद ही उनको कहीं पे निपटान किया जाए, तो उसके बाद यह ODF++ मिलता है। और ODF++ के बाद वाटर प्लस मिलता है। वाटर प्लस क्यों मिलता है वो आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो देश का पहला वाटर प्लस शहर कौन सा है, याद रखिएगा, इंदौर। अगला है 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 किस वर्ग से संबंधित है, तो यह संबंधित है सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग से। अब 105वां संविधान संशोधन अधिनियम अभी जो हुआ है उसके पहले जान लीजिए 102वां संविधान संशोधन। 102वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है उसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। और जब यह 102वां संविधान संशोधन आया तो इस संशोधन में कुछ ऐसा था जिस वजह से राज्य सरकारों को पिछड़े वर्ग को पहचान करने में उनको रोक दिया गया, मतलब उन पर रोक लग गई कि वो उनका वह अधिकार छूट गया जिसमें वह पिछड़े वर्ग की पहचान कर सकते थे। तो 105वां संविधान संशोधन लाया गया और इस संविधान संशोधन के माध्यम से अब राज्य सरकारें भी पिछड़े वर्ग की पहचान कर सकेंगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत का वह महानगर जो प्रति वर्ग मील में सबसे अधिक CCTV कैमरे लगाने के मामले में दुनिया में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है, तो वह कौन सा है, दिल्ली है। दिल्ली कहने को तो यह हो सकता है कि सर्वाधिक अगर कुल संख्या जोड़ी जाए तो किसी शहर में ज्यादा हो सकती है, किसी अन्य स्थान में ज्यादा हो सकती है, लेकिन प्रति वर्ग मील में जब देखा जाएगा, प्रति वर्ग मील के अनुपात से सर्वाधिक CCTV कैमरे कहां पर लगे हैं, तो वह दिल्ली में लगे हैं। अगला प्रश्न है, कैशलेस और संपर्क रहित भुगतान के साधन के रूप में डिजिटल भुगतान समाधान ई-रूपी को किसने विकसित किया है, तो ई-रूपी को किसने विकसित किया है, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने, जिसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, NPCI। ठीक है, अगला है 10 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण उज्ज्वला 2.0 की शुरुआत की, और यह कहां से की है, उत्तर प्रदेश के महोबा से की है। ठीक है, अगर आपको पता है उज्ज्वला योजना क्यों शुरू की गई थी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 25 अगस्त 2021 को भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पाद स्टार्टअप के उत्पादों को बढ़ाने और उनके व्यवसाय को बढ़ाने के लिए सुरक्षित निवेश हेतु कौन सी योजना शुरू की गई है, इसका सही उत्तर है समृद्धि योजना। अगला प्रश्न है, हाल ही में शुरू की गई सावरेन गोल्ड बॉन्ड योजना में व्यक्तिगत स्तर पर कितने किलोग्राम तक गोल्ड बॉन्ड खरीदा जा सकता है, तो व्यक्तिगत स्तर पर
4 किलोग्राम गोल्ड बॉन्ड खरीदा जा सकता है। ठीक है, अब बात की जाए अगर कोई ट्रस्ट हो या ट्रस्ट जैसी संस्था हो तो कितना गोल्ड बॉन्ड खरीद सकती है? 20 किलोग्राम तक का, 20 केजी तक का गोल्ड बॉन्ड खरीद सकती है। अब बात की जाए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना की, तो यह नवंबर 2015 में शुरू की गई थी और इस गोल्ड बॉन्ड योजना, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना के तहत गोल्ड बॉन्ड जारी किए जाते हैं। सरकार जारी करती है किसके माध्यम से? आरबीआई के माध्यम से, मतलब कि आरबीआई जारी करती है सरकार के निर्देश पर। ठीक है, अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 में आरबीआई ने कोरोना की दूसरी लहर से होने वाले आर्थिक दुष्प्रभावों को रोकने के लिए कौन सी नीति चलाई? तो इस नीति का नाम है हीलिंग टच नीति। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने हेतु नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया है? किसने किया है? केरल सरकार ने किया है। केरल सरकार ने क्यों किया है? कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो इतने पर्याप्त मात्रा में पढ़ चुके हैं कि जिनकी नौकरी लग जानी चाहिए या लगनी ही चाहिए, और उस पढ़ाई के आधार पर जिस प्रकार का ज्ञान उन्होंने लिया है, तो इसके लिए एक प्रयास शुरू किया गया है, एक मिशन शुरू किया गया है जिसका नाम है नॉलेज इकोनॉमी मिशन। ठीक है, अगला है, हाल ही में भारत के अन्य देशों के टीकाकरण अभियान को चलाने के लिए किस डिजिटल प्लेटफॉर्म को शेयर किया गया है? यह है कोविन प्लेटफॉर्म। जो भारत में वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा था और शुरुआत हुई थी और अभी चल रही है, वह किस प्लेटफॉर्म पर? कोविन प्लेटफॉर्म पर शुरू हुई है। इसी प्लेटफॉर्म को अन्य देशों को उपलब्ध कराने के लिए, किस लिए? सीधी सी बात है, टीकाकरण के लिए, उपलब्ध कराने के लिए पिछले साल भारत सरकार ने इसे ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म बना दिया। और यह क्या है? एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? कोविन प्लेटफॉर्म। ठीक है, अगला है, जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान का संबंध कहां से है? तो दिल्ली सरकार ने शुरू किया था जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान। अगला प्रश्न है, भारत ने ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ावा देने हेतु किस मिशन को लॉन्च किया है? तो मिशन का नाम है इनोवेशन क्लीनटेक एक्सचेंज। यह किस प्रकार की ऊर्जा को बढ़ावा देगा? स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देगा। अगला प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे के साथ मिलकर भारतीय चुनावों से जुड़े रोचक तथ्यों और कानूनी प्रावधान की जानकारी देने के लिए क्या लॉन्च किया है? तो उन्होंने एक बुक लॉन्च की है जिसका नाम है आम चुनाव 2019 एक एटलस। इसमें क्या चीजें होंगी? इसमें भारतीय चुनाव से जुड़े रोचक तथ्य होंगे और कानूनी प्रावधान की जानकारी भी होगी। किस प्रकार के कानूनी प्रावधान? चुनाव से संबंधित कानूनी प्रावधान। अब यहां पे जो कि मैंने आपको बताया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा, तो ये कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। उसके बाद दो और हैं, राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे। 3 चुनाव आयुक्त होते हैं जिसमें से एक मुख्य होते हैं। तो सुशील चंद्रा जो हैं वो 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अभी मैं हैं बोल रहा था, अब थे बोल रहा हूं क्योंकि अब हम वर्तमान में आ जाते हैं कि जब बात हो रही थी तब तो हैं वाली बात थी, लेकिन अब ये थे वाली बात थी क्योंकि 15 मई 2022 से 25वें चुनाव आयुक्त कौन बन गए हैं? राजीव कुमार। वो कौन से नंबर के हैं? 25वें चुनाव आयुक्त हैं और किस प्रकार के? मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत का पहला ऐसा गांव बना है जिसने 100% वयस्क आबादी का टीकाकरण किया है, तो वह कौन सा है? बयान है जो कि जम्मू कश्मीर में है। अगला प्रश्न है, 6 से 9 मार्च 2021 तक नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला का 29वां संस्करण आयोजित किया गया और इसकी थीम क्या थी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। 2020 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी उसके प्रचार प्रसार के लिए, उससे संबंधित क्या फायदे हैं, क्या लाभ हैं, क्या दूरगामी लाभ हैं, उनको समझाने के लिए, उसका लोगों में आभास कराने के लिए इस थीम को लाया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय प्रतिष्ठान पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने किस ई ट्रेडिंग पोर्टल को लॉन्च किया है? तो उस पोर्टल का नाम क्या है? प्रणीत पोर्टल को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 में भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में 7 वाट और 12 वाट के सबसे सस्ते एलईडी बल्ब, सबसे सस्ते में उसकी कीमत क्या बताई गई है? 10 रुपए के बल्ब प्रदान करने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो यह जो कार्यक्रम शुरू हुआ है, इस कार्यक्रम का नाम है ग्राम उजाला कार्यक्रम। अब ग्राम उजाला कार्यक्रम याद रखिएगा कब शुरू हुआ था? 2021 में तो हुआ था। अगर आपको महीना और दिन पता है तो और अच्छी बात है।
भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में 7 वाट और 12 वाट के बल्ब मिलेंगे। किस प्रकार के बल्ब होंगे? एलईडी बल्ब होंगे और कीमत क्या होगी? 10 रुपए होगी। ठीक है। अगला प्रश्न है, मेरा राशन ऐप का शुभारंभ किस योजना के तहत किया गया है? तो मेरा राशन ऐप का शुभारंभ किया गया है वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत। दरअसल होता यह है कि मान लीजिए कोई प्रवासी मजदूर है, वह बिहार का है और वह गुजरात में कार्य कर रहा है। अब उसको राशन लेने में दिक्कत होती थी राशन कार्ड से, क्योंकि उसका राशन कार्ड कहाँ का था? बिहार का था। लेकिन जब यह शुरू हुआ वन नेशन वन राशन कार्ड, इसके माध्यम से अब कोई बिहार का व्यक्ति गुजरात में भी राशन प्राप्त कर सकता है। ठीक है। और किस ऐप की शुरुआत हुई है? मेरा राशन ऐप की। अगला प्रश्न है, डिजिटल विश्वविद्यालय शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो देश का पहला राज्य बना है केरल, जिसने डिजिटल विश्वविद्यालय शुरू किया है। अगला प्रश्न है, सीतागढ़ी हिल्स के जुलजुल पहाड़ के पास एक टीले के नीचे बौद्ध मठ की खोज की गई है। सीतागढ़ी हिल्स किस राज्य में स्थित है? तो अगर सीतागढ़ी हिल्स पूछा जाए किस राज्य में है, तो झारखंड में है। ठीक है। अगला है, मार्च 2021 में किस सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया है? तो देशभक्ति बजट पेश करने वाली जो सरकार है, जिसने बजट का नाम रखा है देशभक्ति बजट, वह है दिल्ली सरकार। कब से कब तक का वो बजट होगा? सीधी सी बात है, मार्च 2021 में अगर पेश किया है तो वह बजट होगा 2021 से 2022 तक के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, आजादी का अमृत महोत्सव कब शुरू किया गया? तो आजादी का अमृत महोत्सव 12 मार्च 2021 को शुरू किया गया। भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ अगर मैं आपको बताऊं तो कब होगी? 15 अगस्त 2022 को। तो भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ को मनाने के लिए उसके 75 सप्ताह पहले से आजादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम बनाना शुरू किया जा रहा है। तो वह कब से शुरू किया गया? 12 मार्च 2021 से शुरू किया गया। 75 सप्ताह तक यह कार्यक्रम चलेगा, आजादी की 75वीं वर्षगांठ तक के लिए। इसमें क्या होगा? बहुत सारे कार्यक्रम होंगे, जन उत्सव होंगे जो मनाए जाएंगे, जिसमें याद किया जाएगा भारत की स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित कुछ कार्यक्रम भी होंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, नीता अंबानी ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कौन सा डिजिटल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म ऐप लॉन्च किया है? तो इस ऐप का नाम क्या है? हर सर्किल। हर सर्किल किसके लिए हुआ है? महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए। किसने लॉन्च किया है? तो नीता अंबानी ने। नीता अंबानी कौन है? आप बेशक जानते ही होंगे। अगला प्रश्न है, संकल्प से सिद्धि अभियान का उद्देश्य क्या है? तो संकल्प से सिद्धि अभियान का उद्देश्य है आदिवासी बहुल गांव के वनधन विकास केंद्रों को सक्रिय करना। वनधन विकास केंद्र कहां होते हैं? अब यह भी एक सवाल उठता है। तो वनधन विकास केंद्र होते हैं जो आदिवासी बहुल गांव होते हैं। तो इनका कार्य क्या होता है वनधन विकास केंद्रों का? आदिवासी बहुल गांवों में जो वहां के लोग हैं, जो वनोत्पाद हैं उसका बेहतर तरीके से उत्पाद कर, मतलब उसका और बेहतर उत्पाद बना सकें, उसके लिए उन्हें कौशल प्रशिक्षण देने का कार्य कहां से होगा? वह होगा वनधन विकास केंद्रों से। ठीक है। तो उन वनधन विकास केंद्रों को सक्रिय करने के लिए क्या शुरू किया गया है? संकल्प से सिद्धि अभियान शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2021 का आयोजन कहां किया गया था? तो पिछले साल 2021 में रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का आयोजन किया गया था रायपुर, और यानी रायपुर के छत्तीसगढ़, सॉरी उल्टा बोल दिया, छत्तीसगढ़ के रायपुर। रायपुर क्या है? उसकी राजधानी है। अब बात यह आती है कि ये रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज क्या है। खेल का नाम तो अभी इसमें लिखा नहीं है, लेकिन आपको शायद अंदाजा लग गया हो, तो फिर बता देता हूं अगर जिसको नहीं लगा है। यह संबंधित है क्रिकेट से। कौन खेलेगा? विराट कोहली इसमें खेलेगा? नहीं, विराट कोहली नहीं खेलेगा। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2021 में खेलने वाले जो खिलाड़ी होंगे वो विदेशों और देश, मतलब हमारे भारत तथा भारत के अन्य जो प्रमुख देश हैं जो क्रिकेट से संबंधित देश हैं, उनके ऐसे खिलाड़ी खेलेंगे जो पहले क्रिकेट में थे और जिन्होंने अभी वहां से क्या ले लिया है? संन्यास ले लिया है। मतलब कि अब वो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं अपने देश के लिए। तो ऐसे खिलाड़ी क्या खेल खेल रहे हैं? रोड सेफ्टी वर्ल्ड कप। ये किसके लिए है? रोड सेफ्टी से संबंधित जागरूकता को बढ़ाने के लिए है। ठीक है। अभी 2022 में भी इसका आयोजन संभवतः जून में किया जा सकता है। ठीक है। अगला है, हाल ही में वित्तीय क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र में संपत्ति पुनर्गठन कंपनियों की समीक्षा के लिए आरबीआई ने कौन सी समिति गठित की है? समिति का नाम याद रखिएगा, सुदर्शन सेन समिति को गठित किया गया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 में भारत के किन स्थानों को सर्वप्रथम क्षय रोग मुक्त घोषित किया गया है? तो यह घोषित किया गया है लक्षद्वीप एवं जम्मू कश्मीर के
बडगाम को, मतलब लक्षद्वीप तो पूरा पूरा ही है और उसके अलावा जम्मू कश्मीर का बडगाम है, और यह सर्वप्रथम क्षय रोग मुक्त घोषित किए गए हैं स्थान, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर बात की जाए भारत का टारगेट क्या है टीबी रोग मुक्त से या क्षय रोग मुक्त से होने का, तो 2025 का टारगेट है कि 2025 तक पूरे देश को मुक्त कर देना है। ठीक है, अगला प्रश्न है अनामय योजना संबंधित है, तो अनामय योजना किससे संबंधित है? जनजातीय समुदायों के स्वास्थ्य के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है अप्रैल 2021 को मानसिक स्वास्थ्य और सामान्य स्वास्थ्य प्रणाली से संबंधित किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो ऐप का नाम क्या है? मानस ऐप को लॉन्च किया गया है। इस ऐप के माध्यम से सरकार यह चाहती है कि लोगों का मानसिक स्वास्थ्य, जो भारत के लोग हैं उनका मानसिक स्वास्थ्य और बेहतर हो सके, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रयास अभी किए नहीं गए हैं, बहुत सारे प्रयास किए जाने अभी बाकी हैं। अगला है 14 अप्रैल 2021 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने देश में अच्छी गुणवत्ता के फल फूल, सब्जी और सजावटी पौधों के उत्पादन के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो पोर्टल का नाम क्या है? राष्ट्रीय नर्सरी पोर्टल। ठीक है, अगला प्रश्न है अप्रैल 2021 को तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने देश में रोग निगरानी को मजबूत करने, याद रख देखते रहिए क्या क्या बातें हैं। पहली बात तो है रोग निगरानी को मजबूत करने, बेहतर देखभाल प्रदान करने और गोपनीय स्वास्थ्य डाटा को बनाए रखने के लिए किस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? एकीकृत स्वास्थ्य सूचना प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से 3 प्रमुख चीजें हो रही हैं। पहले तो ये होगा कि जो देश में रोग निगरानी को मजबूत किया जाए, मतलब किस प्रकार के देश देश में रोग हैं, रोग से संबंधित जो आंकड़े हैं, कितने मरीज हैं, यह समझा जाएगा। दूसरा क्या है? बेहतर देखभाल प्रदान किया जाएगा, उनको बेहतर देखभाल दी जाएगी, क्योंकि आंकड़े उपलब्ध रहेंगे तो उनके लिए विशेष कार्यक्रम या विशेष प्रयास किए जा सकेंगे। तीसरा, गोपनीय स्वास्थ्य डेटा, मतलब कि किसी व्यक्ति के बारे में, जैसे कोई व्यक्ति है उसके बारे में कुछ स्वास्थ्य जानकारियां हैं, तो वह जानकारियां गोपनीय रहें, वह जानकारी कहीं सार्वजनिक ना हो, उसका भी ध्यान रखा जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम सौर अंतरिक्ष मिशन से प्राप्त होने वाले आंकड़ों को एक वेब इंटरफेस पर एकत्रित करने हेतु एक कम्युनिटी सर्विस सेंटर की स्थापना की गई है। यह कम्युनिटी सर्विस सेंटर कहां स्थापित किया गया है? आदित्य L1 सपोर्ट सेल, और यह कहां पर है? उत्तराखंड के हल्द्वानी में है। अब बात आती है आदित्य L1 क्या है? आदित्य L1 जो है भारत का प्रथम सौर अंतरिक्ष मिशन भी है, इसलिए हम इस चीज को जान लें, क्योंकि यह मिशन जल्दी ही अपना वास्तविक रूप लेने वाला है, मतलब एक लॉन्च होने वाला है। क्या लॉन्च होने वाला है? ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, जिसके साथ ही क्या लॉन्च किया जाएगा? आदित्य L1 को लॉन्च किया जाएगा। अब यह यान क्या है? आदित्य L1 क्या है? आदित्य L1 जो है वह सूर्य एवं पृथ्वी के बीच स्थित L1 यानी कि लैग्रांज बिंदु पे स्थापित किया जाएगा। अब लैग्रांज बिंदु क्या है? मान लीजिए यह सूर्य का केंद्र है और यह पृथ्वी का केंद्र है, इन दोनों के बीच में एक सरल रेखा खींची जाए, और इस सरल रेखा को खींचने के बाद यह ध्यान दिया जाए कि मान लीजिए कि इसका जो गुरुत्वाकर्षण बल है सूर्य का, इसको लिख देता हूं, सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल है और जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है, इस सरल रेखा में कोई एक ऐसी जगह होगी, मान लीजिए यहां पे कोई एक ऐसी जगह होगी जहां पर इनके गुरुत्वाकर्षण बलों का प्रभाव लगभग बराबर होगा, और जब इन दोनों के गुरुत्वाकर्षण बलों का प्रभाव लगभग बराबर होगा तो यह बहुत ही बेहतर स्थिति है। किसके लिए? प्रथम सौर अंतरिक्ष मिशन L1 के लिए, क्योंकि इन दोनों का प्रभाव जब बराबर होगा तो लगभग समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसका प्रक्षेपण यान क्या है? ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, यानी कि PSLV XL है। ठीक है, अब एक और बात आती है कि यह क्या अध्ययन करेगा हमारा यह मिशन? तो यह करेगा सौर कोरोना के अत्यधिक गर्म होने, सौर हवाओं की गति बढ़ने तथा कोरोनल मास इंजेक्शन, जो सौर तूफान वगैरह आते हैं जिसका प्रभाव पृथ्वी पर भी पड़ता है तथा अन्य ग्रहों पर तो पड़ता ही है, लेकिन पृथ्वी चूंकि एक ऐसा ग्रह है जहां पे हम लोग रह रहे हैं, तो उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है और आगे अभी क्या संभावना बची हुई है, इस चीज को समझने के लिए, उसका अध्ययन करने के लिए यह मिशन काम आएगा। मिशन का नाम क्या है? प्रथम सौर अंतरिक्ष मिशन आदित्य L1, और उसी के संबंधित आंकड़ों को कहां रखा जाएगा? आदित्य L1 सपोर्ट सेल हल्द्वानी में रखा जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ ही हमारा यह राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित जो
महत्वपूर्ण घटनाएं थी जो परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही उपयोगी थी। किस परीक्षा के लिए? तो यूपीपीएससी 2022 के लिए। लेकिन याद रखिएगा, सिर्फ यूपीपीएससी 2022 के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, इसके साथ ही कुछ समय बाद जो मध्य प्रदेश पीएससी की परीक्षा होगी उसके लिए भी यह सभी घटनाएं उतनी ही महत्वपूर्ण हैं, उस परीक्षा की दृष्टि से भी उतनी ही आवश्यक हैं कि आपको पता होनी चाहिए। तो उम्मीद है कि यह सेशन आपको पसंद आया होगा और आपके लिए यह बहुत ही लाभदायी भी होगा। तो हम जल्द ही मिलते हैं अगले सेशन में, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को हम कवर करेंगे। सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को कवर करते हुए हम 1 साल की अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को कवर करेंगे और इसी तरह से आगे आने वाली वीडियो जो होंगे किसी एक टॉपिक को पकड़ के हम उसमें पूरा साल भर का करंट अफेयर कवर करेंगे। तो उम्मीद है कि आप पढ़ रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे और अपनी तैयारी को धार दे रहे होंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें।